नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोनकर आपका अपने चैनल इंग्लिश बाय संजय सोनकर सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो ला रहा हूं जिसका मेन टॉपिक है वर्ब, जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बिना वर्ब के हम इंग्लिश ग्रामर की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ब लेकर आया हूं। तो आज हम आपसे वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे पिछले वीडियोज को देखने के लिए अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय संजय सोनकर सर पर सर्च करके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। और अगर आपको वो लाभकारी और उपयोगी लगते हैं तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए आज का चैप्टर हम आरंभ करते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। हम वर्ब किए बगैर ग्रामर की कल्पना भी नहीं कर सकते, व्याकरण की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस को मेकअप नहीं कर सकते, बिना वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। तो हम आज सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा ताकि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो। तो आइए देखते हैं वर्ब। वर्ब यानी हमने आपको बताया क्रिया, और क्रिया को अगर हम और शाब्दिक में लेके आए तो क्रिया मीन्स होता है करना, ठीक है। तो करना, अब करना यानी किसी कार्य का करना या होना जिस वर्ड से पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। हम आपको परिभाषा के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक छोटा परिभाषा इसका बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ओके, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड यानी क्रिया के अंतर्गत कार्य का होना, गतिविधि का होना पाया जाता है। जैसे अगर हम बात कहें राम रीड्स अ बुक, ठीक है। तो राम किताब पढ़ता है। अब राम किताब पढ़ता, राम के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है, ठीक है, पढ़ना। ओके, तो ये पढ़ना जो हुआ वो क्या हुआ? ये पढ़ना जो हुआ वो क्रिया हुआ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पढ़ना, ठीक है, पढ़ना ये क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो एक चीज स्पष्ट हुआ, एक चीज हम कह सकते हैं कि क्रिया के अंत में हमेशा ना आता है। क्या आता है? क्रिया के बाद हमेशा ना आता है। जैसे हमने आपको लिखा पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, जाना, आना, तमाम ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा क्या आ रहा है? ना आ रहा है, ठीक। तो ये चीज तो समझ में आया कि क्रिया के अंत में हमेशा ना आता, और यह क्या है? एक्शन वर्ड है। लेकिन अभी हमने एक एग्जांपल ये दिया, अब दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं और हम लिखते हैं राम इज अ बॉय, ठीक है। अब यहां हम देख रहे हैं कि राम इज अ बॉय। तो राम, अब यहां क्या वर्ब? इज। इज मीन्स है यानी होना। तो अभी हमने देखा यहां ना आया यानी एक्शन आया। यहां किसका बोध हुआ? एक्शन का बोध हुआ, ठीक है। और यहां किसका बोध हो रहा? होना यानी बीइंग का बोध हो रहा है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम वर्ब दो गतिविधियों को लेकर आ रहा है, तो हम एक नई परिभाषा बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो नई परिभाषा क्या है और समझते हैं उस नई परिभाषा को। तो हमने अभी आपको बताया कि एक्शन और बीइंग दो वर्ड आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं word
स्टैंड फॉर एक्शन और बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। ओके, द वर्ड, हम दा भी लगा सकते हैं यहां, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर एक्शन और बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी एक्शन गतिविधि, ठीक, और बीइंग होना, दोनों चीज को ये शो करता है ना। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, ही रीड्स अ बुक, और फिर हम लिख रहे हैं ही इज अ स्टूडेंट। अब दोनों में अंतर क्या है? रीड्स यानी कार्य का होना हुआ, यानी ये क्या शो किया? एक्शन शो किया, ठीक है। जबकि इज यानी बी होना, और ये क्या शो किया? बीइंग यानी होने को शो किया। तो वर्ब हमारे दो रूपों में व्यक्त हो रहे हैं, एक एक्शन और एक बीइंग। तो इसीलिए हमने आपको दो परिभाषाएं दी। हमने एक परिभाषा छोटा सा दिया, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है, और दूसरा हमने परिभाषा दिया, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर एक्शन और बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। तो ये दोनों परिभाषाओं से हमें यह स्पष्ट हुआ कि क्रिया किस गतिविधि को दर्शाती है, किस गतिविधि का प्रदर्शन करती है। अब आइए, हमने क्रिया के बारे में तो समझ लिया, अब क्रिया के भाग के बारे में समझे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, जब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे दो भागों में विभक्त करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक हो जाता है मेन वर्ब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमवी भी कह सकते हैं, और दूसरा हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एवी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम दो पार्ट्स में चेंज किए वर्ब को, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब अनंत है, हमारी डिक्शनरियां पूरी भरी हुई है मेन वर्ब से, ठीक है। डिक्शनरियां भी कम पड़ जाती हैं मेन वर्ब के प्रारूप को अपनाने में, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ये अनंत हैं, इनकी संख्याएं असीमित हैं। जबकि ऑक्सिलरी वर्ब जो है, इनकी कुल संख्याएं होती हैं 24, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो ये 24 है, इनमें ये 3 पार्ट्स में विभक्त हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को अगर हम 3 पार्ट्स में कहें, विभक्त करते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। अब इसी को हम अगर कहना चाहें तो प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आ जाता है हमारा मॉडल, यहां प्रिंसिपल ऑक्सिलरी कहना बेटर होगा, ठीक है। इसको प्रिंसिपल ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं। दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। और तीसरा होता है सेमी मॉडल। तो ये हमारे 3 होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्रिंसिपल ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी की जब संख्या की बात करते हैं, जबकि हमने आपको बताया कि कुल संख्या कितनी होती है? 24 होती है। अब 24 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी की कुल संख्या होती है 10, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी की कुल संख्या होती है 10, मॉडल ऑक्सिलरी की कुल संख्या होती है 11, और जबकि सेमी मॉडल की कुल संख्या होती है 3। तो सबसे छोटे पार्ट्स पे हम चले, यहां से स्टार्ट करते हैं। सेमी मॉडल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं नीड, देयर और यूज्ड टू को। किसको किसको पढ़ते हैं? नीड, देयर और यूज्ड टू को। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे 3 हुए। अब एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं और देखते हैं स्पष्ट तौर पे क्या होता है।
अभी हम मेन वर्ब को रोकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हुआ ऑक्सिलरी वर्ब। इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने बताया प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, ठीक है। दूसरा हमने बताया आपको मॉडल, और तीसरा हमने बताया सेमी मॉडल। ठीक। अब सेमी मॉडल की हमने संख्या आपकी बताई है कितने होते हैं 3, जबकि मॉडल की संख्या हमने आपको बताई 11, जबकि प्रिंसिपल की संख्या हमने आपको बताया 10। सेमी मॉडल के अंतर्गत हमने जो बात कही है तो यहां आता है नीड, देयर और यूज्ड टू। ये इनका यूज हम किसमें करते हैं? सेमी मॉडल में करते हैं। अंडरस्टैंड। अब मॉडल ऑक्सिलरी की बात जब करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता हमारा विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। कितने हो गए? ऑट, टू। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आर, टू, और फिर आपका आ जाता है हैज, हैव, टू। ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं। ये हमारा जो मॉडल होता है ये होता है 10, जबकि प्रिंसिपल जो होता है वो होता है 11। ठीक है। अब हम देखते हैं, इस पे जब आते हैं तो हम बात करते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक। फिर आता हमारा डू, डज, डिड, और फिर आता हमारा हैज, हैव, हैड। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी की संख्या कितनी हुई? 11 हुई, जिसमें हम इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या हमारी हुई 10, जिसमें हम विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आर, टू और हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है। जबकि सेमी मॉडल की हमारी संख्या होती है 3, जिसमें हम नीड, डेयर और यूज टू का अध्ययन करते हैं। तो ये हुए हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी को जनरली हम अन्य रूपों में भी, अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसमें हम इसका यूज कर सकते हैं वर्ब टू बी, जिसके अंतर्गत हम इज, एम, आर, वाज और वर को पढ़ते हैं। ठीक है। डू, इसके अंतर्गत हम डू, डज, डिड को पढ़ते हैं। ठीक। जबकि हैव, इसके अंतर्गत हम हैज, हैव, हैड को पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड। ये क्लियर हुआ? तो ये चीजें हम देखे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत हमने ये सारी चीजें देखी हैं। ठीक है। इनका यूज हम अभी, क्योंकि हम वर्ब के काइंड्स पे और वर्ब के प्रारूप को आज जानना चाहते हैं, तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में इतना देखा। अब चलिए हम मेन वर्ब के बारे में देखते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं मेन वर्ब कितने होते हैं। तो हम मेन वर्ब की अगर बात करते हैं तो ये इनकी जब काइंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अगर इसको हम शाखा में चेंज कर देते हैं, A1 कर देते हैं, ट्रांजिटिव
वर्ब और फिर इन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और फिर बात करते हैं B1, तो हम कह सकते हैं रेगुलर वर्ब और B2 के अंतर्गत हम रख सकते हैं इरेगुलर वर्ब। ठीक, अब और बात करते हैं, तो हम C मानते हैं, उसका एक ग्रुप बना लेते हैं C, तो C1 के अंतर्गत हम रखते हैं फाइनाइट वर्ब और C2 के अंतर्गत रख देते हैं इंफिनिटिव। ठीक है, तो ये हमारे इतने वर्ब हुए, अंडरस्टैंड। तो अब हम देख रहे हैं मेन वर्ब के अंतर्गत हमारा क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है, ठीक है, रेगुलर वर्ब आ रहा है, इरेगुलर वर्ब आ रहा है, फाइनाइट वर्ब आ रहा है और इंफिनिटिव वर्ब आ रहा है। ठीक, तो अब आइए हम मेन वर्ब के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। तो अगर हम बेसिकली, अगर हम जर्नल भाषा में कहें तो ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया यानी सा प्लस कर्म, ठीक, अर्थात कर्म के साथ। ठीक है, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ उसका कर्म आए वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अंडरस्टैंड। जैसे हम बात करें ही ईट्स मैंगो, ठीक है, ही ईट्स मैंगो, वह क्या खाता, वह आम खाता है। क्या खाता है, आम खाता है। दूसरा बात करते हैं हम, इससे हट के बात करते हैं, तो हम ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसका इंपैक्ट, यानी जिसका इंपैक्ट किस पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। यानी कोई भी वाक्य होगा तो हम सिंपली सी बात करते हैं, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अदर वर्ड की संज्ञा देते हैं। तो सब्जेक्ट तो ये हमारा हो गया, वर्ब भी हमारा हो गया। अंडरस्टैंड। अब अदर वर्ड वो हमारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। तो केयर करिएगा, जब क्रिया का इंपैक्ट अदर वर्ड पर पड़े तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे हमने कहा ही ईट्स मैंगो, वो आम खाता है, यानी जब वो आम खाता है तो मानते हैं ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है और ये हमारा मैंगो है। अगर ये इसे खाएंगे तो इस पर इंपैक्ट पड़ेगा, इसका हिस्सा कम होगा, ये समाप्त होगा। तो अगर क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी अदर वर्ड पर पड़ता है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वो क्रिया क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, और क्लियर हुआ, समझ में आया। हमने दोनों तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है कि सकर्मक क्रिया यानी कर्म सहित ऐसी क्रिया जिसके साथ उसका कर्म हो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। ये हम बेसिकली जनरल नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। और अगर हम ये परिभाषा को छोड़ के वाक्य पे दिया है और वाक्य से ही समझना चाहे कि दिया गया वर्ब, वाक्य में दिए गए वर्ब जो वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यदि वाक्य के क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर यानी अदर वर्ड पर पड़ता है, जो अदर वर्ड क्रिया के बाद दिए गए हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे और वो वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। समझ में आया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हमने ये बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अदर वर्ड पर इंपैक्ट करता है और जो ये इंपैक्ट करता है वो जिस पर इंपैक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए अभी इंट्रांजिटिव जब समझते हैं तब दोनों का हम कंपेयर करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
ठीक, अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अब यहां हमने साकर्मक क्रिया देखा था, तो यहां क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। ठीक, अब आकर्मक क्रिया यानी कर्म रहित, वहां कर्म सहित था और यहां कर्म रहित। अब ये कर्म रहित है, ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, अदर वर्ड्स आते हैं, उनको हम नकार सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम बात करते हैं, शी गोज टू आगरा। ठीक है, तो यहां गोज तो क्रिया है, क्या इसका इंपैक्ट आगरा पर पड़ रहा है? यानी अगर वो आगरा में कदम रखी तो क्या आगरा में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ गतिविधि आई? नहीं आई। और इसलिए हमने आपको इसीलिए पहले बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब का इंपैक्ट ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड पर पड़ता है, और जो अदर वर्ड जिस पर इंपैक्ट पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जबकि यहाँ गोज का इंपैक्ट आगरा पर नहीं है। हमने आपको ये बताया कि किसी भी वाक्य को लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड की आवश्यकता होती है। अब ये अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तब तो क्या होगा, वर्ब का इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में है तो वर्ब का इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए और इसको हम थोड़ा सा विस्तार देखते हैं। चलिए हम अब वाक्य देखते हैं। He laughed at night। ठीक है, और फिर हम लिख रहे हैं He laughed at me। अब दोनों में अंतर हम देखते हैं। ठीक है, और यही समझने का प्रयास करते हैं कि क्या अंतर है। हमने यहां लिखा He laughed at night, वह रात में हंसता है। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं वह मुझ पर हंसता है। ओके, अब दोनों में इंपैक्ट हम देखते हैं। वह रात में हंसता है, तो क्या रात में हंसने पे उसका कोई प्रभाव पड़ा? क्या वो चांदनी रात हो गई, अंधेरी रात हो गई, कुछ परिवर्तन आया? नहीं आया। इसलिए ये जो है, ये हंसना जो है, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बल्कि क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, वह मुझ पर हंसता है। अब जाहिर सी बात है, मुझ पर कोई हंसेगा तो या तो चिढ़ आएगी या तो प्रसन्नता आएगी, कोई ना कोई प्रभाव मेरे पर पड़ेगा ना। क्योंकि अगर वो प्रेम की हंसी है तब तो ठीक है, तब तो थोड़ा सा प्रेम का उद्गार होगा, लेकिन अगर वो घृणा की हंसी है तो क्रोध तो आएगा। तो यानी इंपैक्ट हुआ, और जब इंपैक्ट होगा तो वो वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां लाफ एट जो है ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, जबकि लाफ, ये लाफ जो है वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? चलिए और अंतर हम समझाते हैं आपको। ठीक है, और देखते हैं कैसे आपको नहीं समझ में आता। आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का नाम सुना होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप बनाते भी होंगे। चलिए हम इन्हीं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को आपको समझाने के लिए एक्टिव पैसिव की तरफ भी ले जाते हैं। ठीक है,
तो हमने दो वाक्य लिखा है यहाँ, ही राइट्स अ लेटर और दूसरा वाक्य हमने लिखा ही वेंट टू मुंबई। अब ही राइट्स अ लेटर का अगर पैसिव बनाना चाहे तो बना सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं अ लेटर इज रेड बाय हिम, ठीक है। जबकि अगर ही वेंट टू मुंबई का पैसिव बनाना चाहें तो हम इसकी पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वाक्य जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होंगे उनकी पैसिव बनेगी, और जिन वाक्यों में इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे उनकी पैसिव नहीं बनेगी। समझ में आया? तो ये क्लियर हुआ। हम कई एंगल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होते क्या हैं। चलिए और एक एंगल देखते हैं कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे वर्ब होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जब वाक्य में, सिंपल सी बात कहें, जब वाक्य में क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए, जब वाक्य की क्रिया में क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिले, तो जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और वो क्रिया क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। और यदि वाक्य के क्रिया में क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है तो वो आगे जो वर्ड होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, और वो दी गई क्रिया क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। समझ में आया? जैसे अगर सिंपल सी बात कहें, ही राइट्स अ लेटर, ये वाक्य दिया है, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो वह क्या लिखता है? तो उत्तर मिला पत्र लिखता है। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? ही वेंट टू मुंबई, हमने दूसरा वाक्य देखा, ही वेंट टू मुंबई, वह मुंबई गया, वह क्या गया? नहीं पता। वह किसको गया? नहीं पता। तो ये वर्ड जो हुआ ये क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और ये वर्ड जो हुआ ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। जबकि ये वर्ड जो हुआ ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम कई एंगल से आपको समझाने का प्रयास किए, हमने परिभाषा के थ्रू जनरल बेस पे नॉर्मली हमने आपको समझाने का प्रयास किया, फिर हम आपको वाक्य में दिए गए शब्दों के आधार पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया, फिर आपको हम पैसिव वॉइस के आधार पर इस ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझाने का प्रयास किए, और फिर हम आपको हिंदी में यूज करके वर्ड्स को क्या है किसको से प्रश्न करने के आधार पर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझाने का प्रयास किए हैं। तो मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया होगा। अब चलिए हम अगले पार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं वर्ब की दूसरी काइंड्स पे क्या आती हैं। तो अब हम देखते हैं, हमने जब B1 और B2 देखा था, ठीक है, यानी रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, ये हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर को एग्जाम्पल समझाते हुए हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं और ये दर्शाते हैं कि ये इनमें अंतर क्या होता है। तो वर्ब को अगर परिभाषित करना चाहते हैं तो हम देखते हैं, वर्ब को परिभाषित करते समय हम V1, V2, V3, V4 और V5, अब इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। V वर्ब यानी V1, V2, V3 और V4, ठीक है, और V5। क्लियर करिएगा, समझिएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए, बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और यहाँ जो होगा वो होगा यस या ईएस ऐड करने वाला फॉर्म। जैसे बात करते हैं, हम यहां लिखते हैं ईट, ठीक है, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, ठीक है, ये हुए। तो हम देख रहे हैं कि बेस फॉर्म क्या हुआ? ईट है, जबकि सेकंड फॉर्म जब बात करते हैं तो ईटन हुआ और एट हुआ। थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो ईटन हुआ, आईएनजी फॉर्म हुआ तो ईटिंग हुआ, और फिर वर्ब 5 जब आते हैं तो यस या यस फॉर्म जब करते हैं तो ईट्स हुआ, ठीक है। और यही एक चीज और हम देखते हैं कि अगर हम कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें हम जैसे हम कहते हैं पुट,
ठीक है। अब यहां भी क्या हो जाएगा, पुट, पुट, पुटिंग और पुट्स। अब एक चीज क्लियर आप देखिए कि हम यहां क्या कर रहे हैं, यहां हमारा सिंगल टी था और यहां हम डबल टी का यूज कर रहे हैं। तो एक चीज केयर कर लीजिएगा, इंग्लिश में हमेशा केयर करिएगा कि वर्ब, अगर वर्ब में अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वाला वर्ड वॉवेल आया हो, तो ऐसे वर्ड्स का आईएनजी बनाते समय हम अंतिम वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। 99% बॉयज ये गलत स्पेलिंग हमेशा बनाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि दिए गए वर्ड का अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई जो वर्ड आए वो क्या हो, वॉवेल हो, लेकिन शर्त है कि सिंगल वॉवेल आए, यानी अंतिम कॉन्सोनेंट के बाद के पहले अगर सिंगल वॉवेल आया हो तो वो वर्ड क्या का, वो कॉन्सोनेंट क्या होगा, डबल हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कट, ठीक है, यहां भी कट हो जाएगा, यहां भी कट होगा और यहां क्या हो जाएगा, कटिंग, ठीक है, और यहां हो जाएगा कट्स। अंडरस्टैंड। वैसे हम कहते हैं स्विम, यहां स्वयं, ठीक है, तमाम वर्ड्स ऐसे हैं। ठीक, तो अब एक चीज तो और चीज, नई चीज आपको समझ में आई कि यदि वर्ब का अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट है और उसके पहले कोई एक वॉवेल आया हो तो आईएनजी फॉर्म बनाते समय हम उस अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही जो हम डबल लिखते हैं ये जो है वो क्या है, इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, समझ में आया। और एक चीज क्लियर करिएगा, कोई भी वाक्य जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं अदर वर्ड। ठीक है, तो जैसे एक बात हम करते हैं, हम यहां लिख दिए ही ईट्स, ठीक है, फूड। अंडरस्टैंड। अब हम देख रहे हैं कि ईट्स हमने लिखा, ठीक है, जबकि ये हमारा ही क्या है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है, ओके, और इसके साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ईट्स का। अब एक काम करिए, एक समझिएगा कि ये जो ईट्स है ये हमारा जो बेस फॉर्म होता है ये क्या होता है, प्लूरल हमेशा होता है। ठीक है, जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है और जो यस फॉर्म होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेस फॉर्म हमेशा किसमें होता है, प्लूरल में होता है, जबकि यस फॉर्म जो होता है वो हमेशा किसमें होता है, सिंगुलर में होता है। अंडरस्टैंड। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके साथ हमेशा किसका यूज होता है, सिंगुलर का यूज होता है। जबकि अगर हम यही बी लिखते हैं, ठीक है, तो बी के साथ हम ईट लिखते हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ, समझ में आया कि सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, जबकि प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। क्लियर हुआ, समझे। तो ये तरह है, ये इस आधार पर हम इसे आपको समझाते हैं। तो ये हमारा रेगुलर वर्ब हुआ और ये हमारा इरेगुलर वर्ब हुआ। अंडरस्टैंड। तो अब हम यहां हमने देखा, हमने यहां समझने का प्रयास किया कि वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में क्या अंतर होता है। ठीक है, और ये हमने जाना कि वर्ब क्या है। हमने आपको बताया कि वर्ब के अंत में हमेशा ना आता है, हमने आपको शुरू में ही बताया। लेकिन एक चीज केयर करिएगा, वर्ब के अंत में ना आता है। ठीक है, ओके। लेकिन अब कुछ लोग अगर ये समझाना चाहते हैं, जैसे हमने लिख लिया हंसना, तो हमने यहाँ कहा कि ना आया, और यही अगर लिख दिया गया मीना तो भी तो ना आया। लेकिन ये मीना हमारा क्या है, नाउन है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और वर्ब वो है जिसमें ना जोड़ने से वर्ब बने। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ। तो अब हमारा बचता है आगे ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, अगले पार्ट में हम फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब को विस्तारित रूप में देखेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब लेकर आ रहे हैं, तो आगे इंतजार करिए, इस वीडियो को देखिए। तब तक हम आपके लिए अगला वीडियो